स्टार वार्स में असली विलेन डार्थ वैडर, सम्राट या सिथ नहीं थे। आकाशगंगा को तहस नहस करने वाला असली शैतान डार्क साइड से कहीं ज्यादा जाना पहचाना था, कॉर्पोरेट लालच। प्रीक्वल में एक साधारण व्यापार विवाद से लेकर सीक्वल में युद्ध के मुनाफे कमाने वालों तक पूरी कहानी पैसे के बारे में है, जादू के बारे में नहीं। गैलेक्टिक युद्ध की असली प्रेरक शक्ति यही है, और यह समझने के लिए कि हम इसे कैसे चूक गए, हमें यह समझना होगा कि यह सब कहां से शुरू हुआ। जब जॉर्ज लुकास ने पहली बार प्रीक्वल की कल्पना की, तो उनका लक्ष्य ये दिखाना था कि एक अच्छा और कार्यात्मक लोकतंत्र कैसे ढह सकता है। और उन्होंने जो जवाब दिया वह सैन्य तख्तापलट या डार्क साइड का अचानक विद्रोह नहीं था। यह कॉर्पोरेट हितों द्वारा धीरे धीरे किया गया अधिग्रहण था। पहली फिल्म द फैंटम मेनेस एक सिथ लॉर्ड के किसी ग्रह पर आक्रमण के बारे में नहीं है। यह गैलेक्टिक रिपब्लिक और ट्रेड फेडरेशन के बीच एक व्यापार विवाद के बारे में है। ट्रेड फेडरेशन, एक बड़ा निगम जो सभी प्रमुख व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था, ने आक्रामक तरीके से जवाब दिया जब गणराज्य ने उसके व्यापार पर कर लगाने की कोशिश की। फेडरेशन के नेताओं ने कूटनीति से नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट आतंकवाद से जवाब दिया, अपनी निजी ड्रॉइड सेना के साथ ग्रह नाबू को घेर लिया। यह स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं थी, बल्कि सरकारी विनियमन और करों के खिलाफ एक हिंसक विरोध था, जिससे पता चलता है कि कैसे एक निगम की लाभ की इच्छा पूर्ण युद्ध में बदल सकती है। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, व्यापार महासंघ में अन्य लालची निगमों का एक समूह शामिल हो गया। इंटरगैलेक्टिक बैंकिंग कबीले ने युद्ध से लाभ कमाने के लिए गैलेक्टिक वित्त पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल किया, अलगाववादी आंदोलन और गणतंत्र दोनों को पैसे उधार दिए। उनका लक्ष्य ऋण और ब्याज के माध्यम से धन प्राप्त करना था। और उन्होंने ऐसे कानून भी पारित किए जो बैंकों को विनियमित करते और उन पर गणतंत्र का ऋण बढ़ाते। कॉमर्स गिल्ड और टेक्नो यूनियन, दो शक्तिशाली औद्योगिक समूह भी इस कारण में शामिल हो गए। उन्होंने गणतंत्र की निगरानी या करों के बिना काम करने पर ध्यान केंद्रित किया, युद्ध को अपनी तकनीक और सेवाओं को उच्चतम बोली लगाने वाले को बेचने के एक आकर्षक अवसर के रूप में देखा, बिना सरकारी हस्तक्षेप के। अंततः ये समूह दिखाते हैं कि मुनाफे की चाहत और नियमों से बचना ही वो असली ताकतें थीं जिन्होंने गणतंत्र को अंदर से तोड़ दिया। निगम संघर्ष को एक व्यापारिक अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अमीर बनने और एक नई सरकार स्थापित करने का एक तरीका जो उनके कामों पर बहुत कम या कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी। क्लोन सेना के निर्माण के साथ यह और भी स्पष्ट हो जाता है। हताशा के एक पल में गणतंत्र अपनी खुद की सेना नहीं बनाता है। वह कैमिनो ग्रह पर एक निगम से पहले से बनी एक सेना खरीदता है। अपनी सेना का निजीकरण करके गणतंत्र अनिवार्य रूप से उन्हीं कॉर्पोरेट हितों को अपार शक्ति और प्रभाव सौंप देता है जिन्हें लड़ना चाहिए। क्लोन, जिन्हें गणतंत्र की इच्छा का प्रतीक माना जाता है, एक निर्मित संपत्ति हैं, एक कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पर एक उत्पाद। गणतंत्र अपने भ्रष्टाचार के प्रति इतना अंधा है कि वह एक त्वरित सैन्य समाधान के लिए अपनी संप्रभुता को त्यागने को तैयार है। अगर इस कॉर्पोरेट कैंसर को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो यह बढ़ता ही रहेगा, लेकिन अगले युग में इसका स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। साम्राज्य एक निगम जैसा नहीं लगता। यह एक सैन्य तानाशाही की तरह दिखता है, लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह एक बड़ा निगम है। शक्ति का पूर्ण समेकन जहां सभी संसाधन और श्रम शीर्ष पर हैं। साम्राज्य का लक्ष्य केवल राजनीतिक नियंत्रण नहीं है, यह पूर्ण आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व है। वे हर खनन कार्य, हर उत्पादन सुविधा और हर सैन्य आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण चाहते हैं। वे केवल एक सेना नहीं हैं, वे आकाशगंगा में सबसे बड़ा व्यवसाय हैं, और उनका एकमात्र प्रतियोगी विद्रोह है। इसे वित्तपोषित करने के लिए साम्राज्य ने एक क्रूर और आक्रामक कराधान प्रणाली लागू की। ग्रहों को शाही युद्ध मशीन को भारी मात्रा में संसाधन और क्रेडिट का योगदान करने के लिए मजबूर किया गया था, जाहिर तौर पर रक्षा के लिए। पैसे का उपयोग अस्पतालों या स्कूलों के निर्माण के लिए नहीं किया गया था, इसके बजाय इसे सीधे डेथ स्टार परियोजना में डाल दिया गया था। यदि कोई ग्रह या गवर्नर कोटा पूरा नहीं कर पाता, तो साम्राज्य सीधे ग्रह की संपत्ति को जब्त कर लेता था या एक नया, अधिक आज्ञाकारी नेता स्थापित कर देता था। यह कराधान प्रणाली कॉर्पोरेट जबरन वसूली का एक रूप थी,
जो पूरी दुनिया को अपने स्वयं के अंतिम दास्ता के लिए धन देने के लिए मजबूर करती थी। साम्राज्य में राजनीतिक कैदियों और गुलामों का एक विशाल कार्यबल भी था। इन लोगों को भयावह परिस्थितियों में परियोजना पर काम करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे उत्पादन को अधिकतम करते हुए निर्माण लागत को कम रखने के लिए एक मुफ्त श्रम बल मिल रहा था। यह न केवल क्रूर था, बल्कि श्रम के लिए भुगतान किए बिना आकाशगंगा से संसाधनों को छीनने का एक अविश्वसनीय रूप से कुशल तरीका था। इसलिए जब डेथ स्टार आखिरकार एल्डरॉन पर मंडरा रहा था, तो यह सिर्फ एक सुपर हथियार नहीं था। यह हर क्रेडिट, दुर्लभ धातु के हर टुकड़े और हर जीवन का प्रतिनिधित्व था जो इसके भुगतान के लिए चुराया गया था। ग्रह का विनाश केवल राजनीतिक धमकी का कार्य नहीं था। यह एक परिसमापन था, एक क्रूर प्रदर्शन था कि जब एक प्रतियोगी या इस मामले में पूरी दुनिया एक निगम के अंतिम परियोजना के रास्ते में आ जाती है। यह दर्शाता है कि कैसे लालच, जब पूर्ण शक्ति दी जाती है, तो पूरी आबादी को केवल लाभ के स्रोत में बदल सकती है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है और फेंक दिया जा सकता है। मूलत्रयी साम्राज्य के विनाश और एक नए गणराज्य के उदय के साथ समाप्त होती है। लेकिन आखिरी फिल्म हमें दिखाती है कि युद्ध वास्तव में खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अंतर्निहित कारण कभी भी पराजित नहीं हुआ था। सीक्वल नए संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लग सकते हैं, लेकिन वे हमें दिखाते हैं कि कॉर्पोरेट लालच का विषय अभी भी मौजूद है, बस अधिक विकेंद्रीकृत और व्यक्तिगत है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण द लास्ट जेडी में कैंटोबाइट दृश्य में है। फिन और रोज एक कोडरिका को खोजने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन वे एक कैसीनो में ठोकर खाते हैं जहां आकाशगंगा के कुलीन लोग विलासिता में रह रहे हैं। ये राजनेता या सैन्य नेता नहीं हैं, वे युद्ध के समर्थक हैं। फिल्म स्पष्ट रूप से बताती है कि वे फर्स्ट ऑर्डर और प्रतिरोध दोनों को हथियार बेच रहे हैं। उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ाई या अत्याचार के उदय की परवाह नहीं है। उन्हें केवल एक चीज की परवाह है, संघर्ष से पैसा कमाना। यह लालच की सबसे निंदनीय अभिव्यक्ति है जिसे हम गाथा में देखते हैं। यह हमें दिखाता है कि साम्राज्य के जाने के बाद भी ऐसे लोग हैं जो एक नए युद्ध से लाभ कमाने को तैयार हैं, इसे एक शेयर बाजार की तरह मानते हैं, जहां जीवन का उत्थान और पतन बस एक और व्यापार है। और जबकि फर्स्ट ऑर्डर एक विशुद्ध रूप से वैचारिक फासीवादी शासन की तरह लग सकता है, इसके कार्य अभी भी शक्ति और संसाधनों की इच्छा से प्रेरित हैं, जो कॉर्पोरेट लालच का एक रूप है। फर्स्ट ऑर्डर केवल नियंत्रण के लिए ग्रहों पर विजय प्राप्त नहीं करता है, यह उन पर उनके संसाधनों, श्रम और उनसे मिलने वाले रणनीतिक लाभ के लिए कब्जा करता है। स्टारिलर बेस राजनीतिक शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐसी मशीन है जो पूरे सिस्टम को नष्ट करने वाले हथियार बनाने के लिए बेटों को निगल जाती है। यह परम उपभोग का कार्य है, सब कुछ ले लेना और बदले में कुछ भी नहीं देना। इसलिए जब आप स्टार वार्स को फिर से देखेंगे, तो आपको एक अलग कहानी दिखाई देगी। आप देखेंगे कि असली खलनायक लाल बत्ती वाला एक अकेला व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक भ्रष्ट शक्ति है जो प्रीक्वल ट्रिलॉजी, मूल ट्रिलॉजी और सीक्वल को जोड़ती है। यह लाभ की अतृप्त भूख है जिसके कारण हजारों युद्ध हुए, एक अरब लोगों की जान चली गई और एक आकाशगंगा हमेशा के लिए लालच की छाया में रंग गई। अंत में बहुत दूर एक आकाशगंगा में सबसे बड़ा दुश्मन सिथ या साम्राज्य नहीं था, यह पैसे की इच्छा थी। क्या आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं जो ये समझाएं कि व्यापार की दुनिया में वास्तव में क्या चल रहा है? सब्सक्राइब बटन दबाएं, सूचनाएं चालू करें ताकि आप हमेशा अपडेट रहें।